चलो देखो, तो थोड़ा सा चार्ज के बारे में एक और बात, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो, और बात तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ऑफ टू टाइप, ये सब तो है। जो मेन प्रॉपर्टी सब है, एक हुआ चार्ज इज क्वांटाइज्ड ना, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये क्वांटाइज्ड का क्या मतलब? क्वांटाइज्ड का मतलब, हाँ, या ऐसे समझो, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी will be equal to integer multiple of something ना, integer multiple of क्या, क्या हुआ? वहां से नहीं दिख रहा है ठीक से। अरे दिख रहा था ना, तो इधर आ गया। अच्छा, चलो सुना, इंटीजर मल्टीपल ऑफ समथिंग, समथिंग नहीं कि सम एलिमेंट्री क्वांटिटी। देन इट इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इंटीजर मल्टीपल ऑफ सम एलिमेंट्री क्वांटिटी, तो चार्ज को आप लिखते हो इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री क्वांटिटी ई। एलिमेंट्री मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। एनर्जी भी क्वांटाइज होता है, क्योंकि एनर्जी को भी n इंटू एच न्यू ना, ये n क्या हुआ? नंबर ऑफ फोटोन। क्या? नंबर ऑफ फोटोन। ये था ना प्लैंक्स रेडियस, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की, कोई भी सिस्टम एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, ठीक है। डिस्क्रीट फॉर्म में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन भी होता है और रिलीज भी होता है, रुक रुक के। एक पैकेट ऑफ एनर्जी छोड़ा, दूसरा पैकेट ऑफ एनर्जी छोड़ा, तो एनी वन पैकेट का एनर्जी कितना? एच न्यू। ये मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का ये मिनिमम वैल्यू है। और उस पैकेट ऑफ एनर्जी को बाद में आइंस्टीन आके फोटोन बोला, ठीक है। मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, जैसे एंगुलर मोमेंटम में देखे हो, एंगुलर मोमेंटम NH/2π, ये h/2π मिनिमम वैल्यू ऑफ मोमेंटम। बोर्स मॉडल में ये पढ़े होगे, सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, तो n यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ ऑर्बिट को, समझे? या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसको, या यहां के लिए ये नंबर ऑफ ऑर्बिट हुआ। मैग्नेटिक मोमेंट, ये सब क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। ये मैग्नेटिक मोमेंट, ये तो एंगुलर मोमेंटम हुआ, ये n इंटू समथिंग। वो समथिंग जब पढ़ाएंगे मैग्नेटिज्म में तो देखना क्या होता है। तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है जो इंटीजर मल्टीपल ऑफ समथिंग में लिखा जाएगा, तो उसको क्वांटाइज्ड बोलेंगे, और वो समथिंग को उसका मिनिमम वैल्यू बोला जाता है। मास इज नॉट क्वांटाइज्ड, ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट नन, ऐसे बोलो। अभी तक मास का क्वांटाइजेशन पता नहीं चला है, यानी मास का मिनिमम वैल्यू पता नहीं चला है। जिस जिस चीज का मिनिमम वैल्यू पता चल गया उसको क्वांटाइज्ड बोला गया है, उसी को इंटीजर मल्टीपल में लिखा गया। मिनिमम पता चलेगा तब ना उसका इंटीजर मल्टीपल में एनी हायर वैल्यू को लिखोगे।
तो मास का इसलिए नहीं अभी तक हुआ है क्योंकि पार्टिकल का डिवीजन चलिए रहा है। कोई साइंटिस्ट किसी पार्टिकल को डिस्कवरी करता है, दूसरा साइंटिस्ट आके उस पार्टिकल को डिवाइड कर देता है। तो जब तक पार्टिकल का डिवीजन चलते रहेगा तब तक मिनिमम मास डिफाइन होगा, है ना। तो ऐसे नहीं बोलना है कि क्वांटाइजेशन होता नहीं है, बोलो अभी तक पता नहीं चला है। एक ये हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी, चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव। ये एडिटिव मीन्स क्या? नेट चार्ज ऑन ए सिस्टम is equal to algebraic sum of charge on individual body of system. It means that additive का मतलब हुआ, it means that net charge on a system will be equal to algebraic sum of charges on individual body of system. मान लो सिस्टम में बहुत सारे चार्ज बॉडी है। सपोज करो ना आपके पास बहुत सारे लिक्विड ड्रॉप है, सब पर 2-2 कूलम का, किसी पर 2 कूलम, किसी पर -2 कूलम, किसी पर 4 कूलम, +4 कूलम, और सबको यदि मिक्स्ड करते हो, सबको मिक्स्ड करते हो तो एक बड़ा ड्रॉप बनेगा। इस बिग ड्रॉप पर का चार्ज इस सब इंडिविजुअल के अलजेब्राइक सम के बराबर। अलजेब्राइक सम मतलब क्या? चार्ज को अपने साइन के साथ ऐड करोगे तो 4 2 6 में से 2 गया 4 कूलम। ये हुआ अलजेब्राइक सम। साइन को हटा के फिर ऐड करना, ये नहीं करना है, साइन के साथ ऐड करना है। तो कोई सिस्टम पर का टोटल चार्ज जो होता है, सिस्टम के अंदर जितने भी इंडिविजुअल बॉडी है सबके चार्ज का अलजेब्राइक सम, ये मीनिंग हुआ एडिटिव का। तो और भी फिजिकल क्वांटिटी जो एडिटिव होता हो, मास इज ऑल्सो एडिटिव ना। अब इसका उसका मास निकालना होगा तो इस सबका मास को जोड़ दोगे। और क्या क्या एडिटिव? वॉल्यूम इज एडिटिव। ½ लीटर में ½ लीटर और ऐड किए तो 1 लीटर बोलते हो। तो चार्ज, मास, मोमेंटम, एनर्जी, मोमेंटम भी एडिटिव ना। लॉज ऑफ मोशन में देखा था ना, कोई सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है और सिस्टम का मोमेंटम लिखना है तो सब पार्टिकल के मोमेंटम को ऐड कर दो। ये सब तो हुआ। कुछ बोलो ऐसा एग्जांपल जो एडिटिव नहीं होता हो। वॉल्यूम भी एडिटिव हुआ। हाँ, डेंसिटी एडिटिव नहीं होता है। ½ लीटर दूध का डेंसिटी रो, तो 1 लीटर दूध का डेंसिटी 2 रो ही रहेगा ना। और रेडियस भी एडिटिव नहीं होता है। इस सब का रेडियस R है तो इसका 3R मत कर देना, रेडियस भी एडिटिव नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, परमिटिविटी, सब क्या, चलो थोड़ा उतारिए सबको। Charge is invariant. Charge is invariant. इसका मतलब कि it is independent from a state of rest and motion, है ना। Charge, that is charge on a body
is independent from a state of rest and motion. बॉडी रेस्ट में है तब जितना चार्ज है, मान लो कोई बॉडी है, इसका वेलोसिटी 0 है तो 10 कूलम का चार्ज है, और इस बॉडी को आप लाइट के वेलोसिटी से क्यों नहीं मूव करवा दो, v बराबर c, अभी भी इस पर का चार्ज कितना बोलोगे, 10 कूलम ही बोलोगे। लाइट का वेलोसिटी से ज्यादा तो नहीं किसी का वेलोसिटी होता है, समझे, रेस्ट में। लेकिन चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे हम लोग आगे, वो वेरिएंट होता है। रेस्ट में है तो चार्ज डेंसिटी कुछ और मोशन में रहेगा तो चार्ज डेंसिटी कुछ और हो जाता है, समझे। अब ऐसा क्यों, तो उसमें आइंस्टीन का इफेक्ट आ जाता है। इसलिए आइंस्टीन का कहना है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो इस कलम का लंबाई मान लो 5 सेंटीमीटर है, अब मोशन में आएगा इसका लंबाई छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो चार्ज उतने ही रहा, लेकिन लेंथ कम गया तो चार्ज बाय लेंथ डेंसिटी होता है, वो तो चेंज कर गया ना। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रेस्ट बॉडी का लेंथ और मूविंग बॉडी का लेंथ अलग अलग, न्यूटन के अकॉर्डिंग रेस्ट बॉडी और मूविंग बॉडी का लेंथ सेम होता है। तो इसलिए चार्ज डेंसिटी के बारे में हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, खाली चार्ज के बारे में बोलेगा इनवेरिएंट। मास इज ऑल्सो वेरिएंट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन मास ऑफ रेस्ट बॉडी एंड मूविंग बॉडी इज सेम, जबकि आइंस्टीन के अकॉर्डिंग मूविंग बॉडी का मास इंक्रीज कर जाता है, इसलिए मास के भी बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हो। चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज को स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन से मतलब नहीं है। तो अदर एग्जांपल्स हम नहीं लिख रहे हैं यहां पर। एक और, चार्ज इज कंजर्व ड्यूरिंग एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस, ड्यूरिंग एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल फेनोमेना। चार्ज कंजर्व रहता है कोई, चाहे वो प्रोसेस केमिकल प्रोसेस हो या फिजिकल प्रोसेस हो। अब फिजिकल प्रोसेस में मतलब कि रबिंग किया, तो मान लो दो न्यूट्रल बॉडी था पहले, रबिंग से पहले, आज जब रबिंग किया तो जितना इस पर पॉजिटिव उतना ही इस पर, तो अभी भी नेट चार्ज ऑन सिस्टम 0 ही रहा ना, यहां भी नेट चार्ज ऑन सिस्टम 0 ही था रबिंग से पहले, तो ये फिजिकल प्रोसेस हुआ। मान लो कि आप केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन करवाते हो, तो वहां पर भी ना रिएक्टेंट का टोटल चार्ज और प्रोडक्ट का टोटल चार्ज सेम रखा जाता है ना, नहीं। अब जैसे NaCl मोलिक्यूल है, इसको तोड़ा Na प्लस Cl माइनस, तो क्या है, चार्ज ऑफ रिएक्टेंट 0, चार्ज ऑफ प्रोडक्ट भी कितना, 0। तो केमिकल प्रोसेस हो या फिजिकल प्रोसेस, चार्ज कंजर्व रहेगा। कोई भी एक और प्रोसेस, न्यूक्लियर प्रोसेस बोलते हैं हम लोग, वहां भी चार्ज कंजर्व रहता है। लेकिन मास केमिकल प्रोसेस में मास कंजर्व रहता है, न्यूक्लियर प्रोसेस में मास कंजर्व नहीं रहता है। केमिकल प्रोसेस में चार्ज एंड मास बोथ कंजर्व। कभी देखती होगी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करती होगी मास के भी बेसिस पर ना, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास से बैलेंसिंग में यूज करते हैं कि नहीं, इस बात को हम लोग कभी चार्ज के भी बेसिस पर बैलेंसिंग करते हो। लेकिन न्यूक्लियर प्रोसेस में मास कंजर्व नहीं रहता है, वन चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। ये क्या न्यूक्लियर प्रोसेस बोल रहे हैं हम आपको, जहां मास कंजर्व नहीं होता है, चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहेगा। ये सब पढ़ेंगे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में, एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स में, ये सब सुनी भी होगी। केमिस्ट्री में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में हैवी न्यूक्लियस जो होता है, जैसे यूरेनियम सब,
92 ये सब ना अपने आप इनविजिबल रे इमिट करते रहता है, अल्फा बीटा गामा। तो मान लो एक अल्फा पार्टिकल निकला, अल्फा रे निकलना है यानी उसके अंदर पार्टिकल्स होता है, फास्ट मूविंग पार्टिकल होता है। उस पार्टिकल का प्रॉपर्टी हीलियम न्यूक्लियस के सिमिलर होता है, इसलिए अल्फा पार्टिकल को हीलियम से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक रेसिड्यू न्यूक्लियस थोरियम बनता है, और साथ साथ लार्ज अमाउंट का एनर्जी भी निकलता है। तो यहां पर चार्ज बैलेंस है, जितना इधर का नेट चार्ज जीरो, उधर का भी नेट चार्ज जीरो। मास बैलेंस नहीं है यहां, ये मास थोड़ी है, ये मास नंबर है। क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या का सम है वो मास नहीं है। एग्जैक्ट मास लोगे, पॉइंट वाला भी नहीं छोड़ना है। केमिकल रिएक्शन में आप इंटीजर पार्ट यूज करते हो मास का, जैसे हाइड्रोजन का मास 1.0008 एवी होता है, केमिकल रिएक्शन में इस पार्ट को छोड़ देते हो आप, और न्यूक्लियर रिएक्शन में यही तो मेन चीज है, समझे? तो इसके साथ बात करोगे, फ्रैक्शनल पार्ट को लेके मास की बात करोगे, तो देखा गया कि रिएक्टेंट का मास बड़ा आता है किसके मास से? प्रोडक्ट के मास से। वो दशमलव वाला पार्ट नहीं छोड़ना है। और यहीं पर ना मास एम रिएक्टेंट माइनस एम प्रोडक्ट, इसको डेल्टा एम और मास डिफेक्ट बोलते हैं। क्या? मास डिफेक्ट। और ये जो लॉस हुआ मास में, यही लॉस इन मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। क्या? डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, ये सब करना है न्यूक्लियर फिजिक्स, जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पर ये सब देखना ही है आपको। चार्ज इज कंजर्व इन एनी प्रोसेस बट मास मे और मे नॉट बी कंजर्व। मास केमिकल प्रोसेस में कंजर्व रहेगा, न्यूक्लियर प्रति। ये तो चार्ज के बारे में हम लोग बात किया। चले अब हम लोग न्यूमेरिकल टॉपिक सब में कूलम्ब्स लॉ। चार्ज का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पता चला कि दो चार्ज बॉडी और पार्टिकल को कुछ डिस्टेंस पर रखोगे तो वो फोर्स लगाएगा। ये तो कूलम्ब से भी पहले दूसरे साइंटिस्ट लोग ऑब्जर्व कर चुका था, लेकिन फिर भी इसके नाम से क्यों जान रहे हैं लॉ को? तो फोर्स का एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटली एस्टेब्लिश किया कूलम्ब्स। तो इसको हम लोग 2-3 लॉ में इसको कन्वर्ट करेंगे। और जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट था कूलम्ब का, उसमें वो क्या किया था ना, दो चार्ज्ड एस्फेरिकल बॉल लिया था, समझे? चार्ज एस्फेरिकल बॉल, और उसका सेपरेशन को इतना ज्यादा रखा, इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत लार्ज रखा। ये R1 है, ये R2 है, इसका सेपरेशन R, तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R1 एंड R2। ऐसा करने का पर्पस क्या था? लार्ज सेपरेशन पर रखना कि इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई डिस्टर्ब नहीं हो। नजदीक रखोगे तो हो सकता है चार्ज एक तरफ भाग जाए, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो। जैसा चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसमें चेंजिंग नहीं हो, तो इसलिए लार्ज सेपरेशन पर रखोगे, ज्यादा फोर्स नहीं लगे। ज्यादा फोर्स लगेगा तो क्या होगा? इधर का चार्ज सब शिफ्ट इधर कर सकता था, तो लार्ज सेपरेशन पर रखा। तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट किया, और उस फोर्स को फोर्स जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हो ना, इसका और भी नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स का फील्ड फोर्स। इसको कंजर्वेटिव फोर्स भी बोला जाता है। इसका नेचर इलेक्ट्रिक फोर्स का, इसको सेंट्रल फोर्स भी बोला जाता है। ज्यादा पॉपुलर क्या?
इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड फोर्स। अब क्यों ये सब नाम पड़ा, सबका अपना अपना काउज है, बाद में बात करते हैं इसको। तो दोनों चार्ज पार्टिकल और बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। अब फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों, तो फिर उसके बारे में क्या स्टेटमेंट था कूलम्स का कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट रिपेल ना, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। यदि ये दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है तो दोनों रिपेल करेगा ना, रिपेल करेगा। और इस फोर्स को डिनोट करो F21 वेक्टर से, और वो जो इस पर लगाया इसको डिनोट करो F12 वेक्टर से। फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, जब भी फोर्स का नाम लोगे तो दो पार्टिकुलर बॉडी का चर्चा करना होगा ना। एक पार्टिकल बॉडी जिस पर लगा और दूसरा जो लगाया, तो सिंबल में भी झलकना चाहिए ये बात। उतरते चलो इस सब बात को। फर्स्ट लॉ लिख रहे हैं हम लोग। स्टेटमेंट का लैंग्वेज लिखाना तो कोई जरूरी नहीं है ना, यहाँ समझ रहे हो। व्हेन टू चार्ज्ड बॉडी और पार्टिकल केप्ट एट सम डिस्टेंस देन दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, फील्ड फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, सेंट्रल फोर्स। and like charges repel each other and unlike charges attract। ये जो स्टेटमेंट बोलते हो आप कि like charges repel and unlike charges attract, ये वैलिड है ओनली फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। क्या हुआ, नींद आने लगा? ये स्टेटमेंट वैलिड है कब? वैलिड फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, न कि टू चार्ज बॉडी। कहोगे बॉडी लेंगे तो क्या होगा, मतलब ये बात बोल रहे हैं हम। ये तो अभी देखो ऐसा बात लिखा कि ये सेपरेशन R1 R2 से बहुत बड़ा है, तो तुम इसको पार्टिकल मान सकते हो। दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा ना। ना कोई दो बड़ा चीज भी लार्ज सेपरेशन पर होगा, एक दूसरे के नजर में पार्टिकल की तरह न जाएगा, यानी दो पार्टिकल की बात करेंगे आप। तो यदि दो चार्ज पार्टिकल है और लाइक चार्जेस है तो ये रिपेल ही करेगा। और अनलाइक है, मान लो जिस समय ये प्लस है उस समय ये निगेटिव है, या ये जिस समय निगेटिव है उस समय ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये पार्टिकल केस में, बॉडी के केस में ऐसा नहीं भी हो सकता है। यदि दो बॉडी हो और लाइक हो, लाइक चार्जेस हो, इस पर भी पॉजिटिव एंड इस पर भी पॉजिटिव, तो इट मे बी पॉसिबल कि क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। समझे? इसलिए कहीं कहीं लोग बोलता है कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर किसके लिए, पार्टिकल के लिए, ना कि बॉडी के लिए। तो लोग बोलता है क्या दो चार्ज बॉडी फोर्स नहीं लगाएगा, खाली दो चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाएगा? नहीं, फोर्स तो दो चार्ज बॉडी भी लगाएगा। ये जो बोलते हो कि कूलम्स लॉ के लिए वैलिड है, वो इस स्टेटमेंट के चलते। ये स्टेटमेंट ओनली वैलिड है किसके लिए, पार्टिकल के लिए, बॉडी के लिए नहीं। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है जो लाइक होते हुए अट्रैक्ट करने लगेगा? पोलराइजेशन, इंडक्शन फेनोमेना हम लोग पढ़े हैं ना। क्या होगा ना, मान लो यदि ये कंडक्टिंग बॉडी है
इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये चार्ज बॉडी इसके इलेक्ट्रॉन को इधर खींच के इस सरफेस पर आके जमा करवा देगा, तो ये सरफेस निगेटिवली चार्ज बन जाएगा। क्या? निगेटिवली चार्ज। तो इस साइड से अट्रैक्शन होगा, लेकिन इस साइड से रिपल्सन। इधर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये फेस रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव और ये फेस क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और कहीं अट्रैक्टिव बड़ा हुआ किससे? रिपल्सिव से, तो फाइनली बॉडी क्या कर जाएगा? अट्रैक्ट कर जाएगा। इंडक्शन फेनोमेना होने का डर है बॉडी केस में, पार्टिकल में क्यों नहीं की? ये बात क्यों नहीं होगा? पार्टिकल में एरिया ही नहीं होता है, सरफेस ही नहीं होता है जो चार्ज का पोलराइजेशन होगा। चार्ज का पोलराइजेशन के लिए कुछ सरफेस एरिया होना चाहिए, समझे? तो ये बात है। सबको फिगर देख लो क्या किया।